मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में ही मंडल की विकास परियोजनाओं की प्रगति, शासन और व्यवस्थाओं और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की गई और जनप्रतिनिधियों ने ही क्षेत्रीय समस्याओं और लंबित परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास कार्य समयबद्ध पूरा करें और जनता की शिकायतों का ही जल्द समाधान करें। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं में सुधार, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े ही प्रोजेक्ट्स को तेजी से ही आगे बढ़ाने पर जोर दिया। यह बैठक प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि विकास कार्य समय पर पूरे हों, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। जन सुनवाई निस्तारण तेज करने के भी आदेश दिए गए हैं और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस लागू करने को भी कहा गया है। तो योजनाओं का ही लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया गया है और इसके साथ ही कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बढ़ाने और फील्ड विजिट करने को लेकर भी यहां पर आश्वासन जो है वो दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने अपने आवास पर डिप्टी कलेक्टर ज्ञान प्रताप सिंह और बीएलओ की मौजूदगी में ही अपना एसआरआर फॉर्म भरते हुए विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एसआईआर अपने हक और अधिकार का फॉर्म है और जिसे हर व्यक्ति को भरना चाहिए, लेकिन विपक्ष इसका ही दुष्प्रचार भी कर रहा है और उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष नहीं चाहता कि दबे कुचले समाज को मुख्य धारा में स्थान मिले, जबकि अब वही विपक्ष एसआईआर का प्रचार भी कर रहा है। उन्होंने इसे विपक्ष का दोहरा चरित्र का उदाहरण बताया है। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बड़ा बयान। आपको बता दें कि विपक्ष एसआईआर पर फैसला जो है फैला रहा है भ्रम, ऐसा भी कह रहे हैं और इसके साथ ही बीएलओ की मौत और दुष्प्रचार प्रमाण नहीं, ऐसा भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। तो विपक्ष एसआईआर पर भ्रम फैला रहा है, ऐसा बयान दिया गया है। तो विपक्ष एसआईआर पर भ्रम फैला रहा है, बड़ा बयान दे रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि बीएलओ की मौत और दुष्प्रचार प्रमाण नहीं, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो आपको बता दें गोरखपुर से खबर है जहां पर बड़ा बयान दिया गया है बीएलओ की मौत को लेकर और इसके साथ ही दुष्प्रचार को लेकर। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का यह बड़ा बयान है। तो गोरखपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष एसआईआर पर भ्रम फैला रहा है और इसके साथ ही बीएलओ की मौत को लेकर भी उन्होंने बयान दिया और दुष्प्रचार प्रमाण नहीं, ऐसा वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं। तो गोरखपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर बीएलओ की मौत को लेकर संजय निषाद ने बड़ा बयान दिया है। तो मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बड़ा बयान सामने आया। वहीं प्रयागराज से खबर सामने आ रही है जहां पर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला सामने आया, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही सुनवाई हुई और 16 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के सर्वे की मांग की जा रही है। एएसआई से ही वैज्ञानिक सर्वे की मांग को लेकर याचिका भी है। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद जो मामला है वो सामने आया। विवाद मामले में ही सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में जारी रही और इस दौरान ही याचिकाकर्ताओं ने शिवलिंग को ही छोड़कर वजूखाने का वैज्ञानिक सर्वे कराने की भी मांग की है। याचिका में ये भी कहा गया है कि एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे कराया जाए ताकि मामले में तथ्यात्मक प्रमाण जुटाए जा सके। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई ही 16 जनवरी के लिए स्थगित भी कर दी है। तो अदालत ने दोनों पक्षों को ही निर्देश दिए हैं कि वे अपनी दलीलें तैयार रखें। सुनवाई के दौरान मामले की संवेदनशीलता को ही देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कोर्ट परिसर में शांति बनाए रखने का भी विशेष ध्यान रखा गया।
तो ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर 16 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। बड़ी अपडेट सामने आ रही है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर। तो आपको बता दें, शिवलिंग छोड़ वजूखाने का सर्वे की मांग हो रही है और इसके साथ ही एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे की याचिका। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर आपको बता दें कि अब अगली सुनवाई पूरे मामले की 16 जनवरी को होगी और इसके साथ ही शिवलिंग छोड़ वजूखाने के सर्वे की भी मांग। एएसआई से वैज्ञानिक सर्वे की याचिका। उत्तर प्रदेश पुलिस के ही पुलिस महानिदेशक ने लोक भवन मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महत्वपूर्ण मामलों और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी जानकारियां दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा प्रसारण किया गया और इसके साथ ही डीजीपी ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आगामी सुरक्षा रणनीतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा के लिए सतत प्रयास कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। इनसे करीब अभी तक जो ये रिकवरी हुई है, करीब 3.5 लाख बोतलों की रिकवरी हुई है, करीब 4.5 करोड़ रुपए के आसपास। और इसमें जो आगे के इनके डाइवर्जन के, अवैध व्यापार के जो साक्ष्य मिले हैं, उन पर जो इनके आगे की कार्रवाई है वो चल रही है। अभी तक टोटल मिलाकर के करीब 32 लोग और अरेस्ट किए गए हैं, जो कि इसी इलीगल धंधे से जुड़े हुए हैं। बाकी इसमें जो एफएसडीए की कार्रवाई है उसके बारे में डिटेल में कमिश्नर एफएसडीए मिसेस रोशन काका वो बताएंगी और उसके बाद आपके कोई प्रश्न होंगे तो उसको स्पष्ट करेंगे। हमारे एफएसडी के विभागीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश ये था, सख्त निर्देश ये था विभाग के लिए कि नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसके अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोलिन, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। तो और दूसरा एक और कंफ्यूजन देखा है इस बीच में कि जो पीडियाट्रिक कफ सिरप को लेकर एक दुखद घटना जो मध्य प्रदेश में हुआ था, जिसमें कुछ बच्चों की डेथ हुई थी, उसमें और इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसकी जांच अलग से हो चुकी है और ऐसे कोई भी जानलेवा जो पीडियाट्रिक कफ सिरप है यूपी में नहीं मिला। वो सभी जनपदों में और कई सारे ब्रांडों की जांच होकर वो पुष्टि कर चुकी है। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल की पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। तो क्योंकि कोई भी विषय है तो उसको सोर्स से लेना है। तो जैसे सर ने अभी बताया, हम लोगों ने नारकोटिक ब्यूरो ग्वालियर में, और जो प्रमुख वहां पे देखा गया कि कोडीन का कोटा सबसे ज्यादा किन किन कंपनियों को जाते हैं, तो जो कंपनियां हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को फिर देखा गया है, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल की पांटा साहिब और बद्दी इलाके में है और रुड़की में है। तो इन जगहों पे टीम्स गया और वहां पे देखा कि यूपी की प्रमुख सप्लायर्स कौन है, और सप्लायर के लेवल पे जैसे सुपर स्टॉकिस्ट है जिसकी मेन डिस्ट्रीब्यूशन गोडाउन्स रहती है, उन गोडाउन्स की फिर चेकिंग हो गई। सूचना के, और इसमें पानीपत भी है हरियाणा, जिसमें बड़े गोडाउन है एक पर्टिकुलर कंपनी का। उसके अलावा रांची में भी टीम भेजा गया। जैसे सर ने कहा, कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग हम लोगों ने किया
तो जो जो सप्लाई की प्रमुख स्रोत थे वहां सब टीम्स भेजकर जो चीजें पुष्टि हुई उसको लेकर फिर हमारे करीबन 40 जनपदों में 300 के ऊपर थोक विक्रेताओं की जांच हुई, जिसके क्रम में 28 जनपदों की 128 एफआईआर दर्ज किया गया। इसमें विशेष यह ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेकर चला है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है, जो बड़े गोडाउन्स है, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है, जिससे कि इन नेक्सस को तोड़ा जा सके। और इसमें जो नेटवर्क्स आए, जैसे सर ने कहा, प्रमुख रूप से जैसे जनपदें आप लोगों को मालूम है, बनारस और उसके बाद गाजियाबाद, फिर कानपुर, लखनऊ, ये प्रमुख नोड्स के तौर पे निकल आई है, जिस पर फिर हम लोगों ने कार्रवाई किया है। जो कंपनीज थी जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के भी इसमें ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दवा बनाना कोई गलत है, मगर जिनके स्ट्रीम को जांचा गया है वो एबॉट कंपनी की फेंसिडल सिरप है। फेंसिडल और न्यू फेंसिडल दो नाम से एबॉट कंपनी की सिरप है, और दूसरा है एस्कॉफ नाम से लेबोरेट कंपनी की सिरप है। फिर एक 3B है, 3B कंपनी, जिसका बायोहब नाम से जो मार्केटिंग चेन है, इथिका, उसकी भी जांच, बायोहब कंपनी भी, उसकी भी जांच हुई। और लास्ट में है आरपाइक और इथिका, जिसकी हेडक्वार्टर लखनऊ थी, और उनमें भी ग्लोबिन और शुभम नाम से दो कंपनियों से जो माल बनाया गया है, जिन्होंने इथिका ने डिस्ट्रीब्यूट किया। ऐसे 4 प्रमुख चैनल्स को हम लोगों ने देखा है। इन चारों चैनल में जो भी वायलेशन बड़े पैमाने पे मिला है, उसी पे कार्रवाई किया है। शेड्यूल एच ड्रग्स पे भी कुछ है जी, दोनों शामिल है, दोनों। ट्रामाडोल, यस, जी, वो भी जांच है जी, जी। सभी मंशा केवल कफ सिरप की नहीं थी, मंशा यही थी कि जो नशे के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है, ऐसे चीजों की अवैध डाइवर्शन को रोका जाए, यही मंशा थी। इसमें जो एविडेंस आया है, इसमें आप सही कह रहे हैं, इसमें एविडेंस हमारे पास एविडेंस जो आया है, इसमें एविडेंस में हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास नेपाल जाने का और बांग्लादेश जाने के एविडेंस आए हैं। उन एविडेंसेस को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कंफर्म कर रहे हैं, बैंकिंग चैनल से उन चीज को वेरीफाई करा रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बारे में शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश भी है, और इसमें किसी भी तरह की कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं, किसी भी स्तर पर इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो रही है, साक्ष्य बेस्ड, और आगे भी होती रहेगी। एक एक करके हाँ, जो अगर देखिए मैं, हाँ बताइए, इसके लिए जो गाइडलाइन की बात मान कर रही है, इस तरह से इसको रूप में लोग यूज कर रहे हैं, जो आज ऐसा 8-10 ट्रक, ये तो देखिए ऐसा है ना, ये तो वाली बात हुई। अगर इस जो ड्रग जो है वो अपने आप में एक उसका जो मिसयूज है, जो उसका अवैध रूप से जो इलीगल डाइवर्जन है, दैट इज क्रिमिनल। जो इस विषय में 2023-24 में भी एफएसडीए और एसटीएफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया था, जिसमें ये फेंसिडल सिरप की खूब कार्रवाइयां हुआ था। तो ये पहली बार बृहद स्वरूप में और मुख्यमंत्री के जनपद गोरखपुर के ही कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के ही ग्राम सभा नवापार में मौजूद आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र पर ही बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों की कमी से ही स्थानीय लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से यहां कोई स्वास्थ्य कर्मी तैनात नहीं है, जिससे कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा आ रही है। लोगों ने अधिकारियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है और सवाल उठाया कि जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी कब तक नजर आएगी।
मेरे द्वारा खबर एक प्रमुखता से चलाई गई थी। साफ सफाई और बंद पड़े होने की खबर प्रमुखता से चलाई गई थी, जिसका संज्ञान कहीं कहीं नजर आ रहा है, अधिकारी कहीं कहीं संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा विषय है कि क्या साफ सफाई से ही व्यवस्था सुधरेगी, क्या उपकेंद्र खुलेगा, यहाँ के स्थानीय है। मैं इनसे जानूंगा कि साफ सफाई के अलावा क्या यहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं नहीं बैठते हैं। मैं इनको बुलाऊंगा, मैं जानूंगा। नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। इसके पहले जब आप आए थे तो बहुत जंगल झाड़ियाँ थी, इस समय सुधार हो गया है। बाकी मेंटेनेंस भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और लाइटें भी लग गई हैं और डॉक्टर बैठते थे। नहीं, इसके पहले एक दिन बैठे थे तो यहाँ पे ग्राम सभा जो ग्रुप है उसमें डाला गया था और फिर आज आया गया तो बैठे नहीं है। देखिए सबसे, और इसके बारे में पता नहीं है क्यों बैठे हैं कि क्यों नहीं है। मतलब आपके यहाँ कभी इलाज किसी का होगा, सुई लगा किसी का? नहीं, तो इससे पहले बैठते ही नहीं। तब देखिए जो वहाँ पे डेट है 1/12/2009, उसके बीच में मुश्किल से 5-6 बार बस यहाँ पे बैठक हुई थी। तब मेंटेन में एक गोरखपुर के मैम थी, उनका नाम नहीं पता, पर वो बहुत अच्छी थी, तब तक चल रहा था। करीब 1 महीने तक चला, उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बंद, बिल्कुल जंगल झाड़ी बन गया। और जब आप आए तो बिल्कुल सब आज की डेट में क्लीन हो गया। इससे पहले जब आए थे तो क्या था, आज की डेट में क्लीन हो गया आपके आने से। जो कि कहीं न कहीं समाज को बेहतर आईना दिखाने की जरूरत है। लोग कहीं न कहीं लोग जागरूक भी है। साफ सफाई के साथ साथ अगर हम अपना मकान और घर साफ सफाई करते हैं, कहीं का जो सरकारी संपत्ति है उसका भी साफ सफाई होना चाहिए और समय से खुलना चाहिए। दोस्तों, मैं जिम्मेदारों से निवेदन करूंगा, अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो भी समस्या है उसको दुरुस्त करने के साथ साथ पुनः इसको संचालित किया जाए, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जनपद आजमगढ़ की साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा किया है। ये गैंग फर्जी पीएम किसान योजना और ई चालान जैसी खतरनाक एपीके फाइलें बनाकर लोगों के मोबाइल हैक करता था और उनके बैंक खातों से करोड़ों रुपए की भी ठगी किया करता था। अब तक ही इस गैंग ने करीब 110 करोड़ रुपए की ही ठगी की है और पुलिस ने लखनऊ जिले से ही 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 23 मोबाइल और 14 एटीएम कार्ड माफ कीजिएगा और इसके साथ ही 15 सिम कार्ड और भारी मात्रा में ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और 2 लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना के नाम पे एपीके फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपए उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया, जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है इनमें, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है जो गिरिडीह का रहने वाला है, जो पहले वाले केस में वांछित था, दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। उनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा 121 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। करते अगली खबर की ओर, जहां पर जालौन के नेशनल हाईवे 27 पर ही एक ट्रक अचानक से आग का गोला बन गया। यह आग शॉर्ट सर्किट से ही कारण बताया गया इसके लगने की और देखते ही देखते केमिकल से भरा ट्रैक्टर जो है वो भी धू धू करके ही जलने लगा और चालक और परिचालन ने ही कूदकर अपनी जान बचाई है। आग की लपटों और धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार और होटल संचालक भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ये घटना ही एड कोतवाली क्षेत्र के ही पिरोना ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है। सिद्धार्थनगर के साजिदा हॉस्पिटल में ही डॉक्टर रफील उल्लू
इलाहा खान में ही गंभीर रूप से बीमार नवजात बच्चों का 1.5 महीने तक ही निःशुल्क इलाज किया है और आर्थिक तंगी के बावजूद ही डॉक्टर अब्दुल्ला खान की आगे आए हैं और इसके साथ ही उपचार पूरी तरह से मुफ्त किया गया है। लंबे इलाज के बाद ही बच्चों को डिस्चार्ज किया गया और परिजन ने अस्पताल और डॉक्टरों का भी आभार जताया। उत्तर प्रदेश के यातायात निदेशालय ने ही प्रदेश में ट्रैफिक मैनेजमेंट को और सुदृढ़ बनाने के लिए 5000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की है और इसी के तहत ही शाहजहांपुर जनपद को ही 75 नए ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी मिले हैं और इन नए पुलिसकर्मियों ने ही 1 महीने का विशेष परीक्षण पूरा किया है और इसके बाद उन्हें जनपद के ही उन क्षेत्रों में तैनात किया गया जहां पर जाम की समस्या अक्सर बनी रहती है। प्रमुख क्षेत्रों में पुवाया और इसके साथ ही तिलहर कांट, जलालाबाद और अल्लाहगंज थाने शामिल है। सीओ ट्रैफिक संजय सिंह ने बताया है कि नई तैनाती से ही इन इलाकों की यातायात व्यवस्था अधिक सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित होगी। आगे चलकर इन पुलिसकर्मियों को स्थायी रूप से उन्हीं थाने में तैनात किया जाएगा जहां वे विशेष रूप से ट्रैफिक प्रबंधन का कार्य देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यातायात निदेशालय द्वारा यातायात प्रबंधन हेतु पूरे प्रदेश में 5000 अतिरिक्त पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है, जिसके क्रम में जनपद शाहजहांपुर में 75 पुलिसकर्मियों को ट्रैफिक पुलिस के रूप में नियुक्त किया गया, जिनकी 1 माह का प्रशिक्षण समाप्त होने के उपरांत जनपद के अन्य थाने जैसे कि पुवाया, जलालाबाद, तिलहर, आपका अल्लाहगंज, कांट, रोजा, जहां पे ट्रैफिक की ज़्यादा समस्याएं थीं, उनके निस्तारण हेतु इन प्रशिक्षित कर्मियों को थानों पर जहां पर आवश्यकता अनुसार टीएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया है, जिससे कि वहां पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। सर आगे भी किसमें कोई स्थायी हो जाएगा, स्थायी तैनाती? जी, इसका जो है स्थायी अभी इनको संबद्ध किया गया है और इसके बाद इनके कार्यों की और इनके जो प्रबंधन की समीक्षा करने के उपरांत इन्हें स्थायी रूप से उन थानों में नियुक्त किया जाएगा जो ट्रैफिक व्यवस्था का ही कार्य है। शाहजहांपुर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए यातायात पुलिस तैनात की गई है। जनपद में शहर के अलावा 75 पुलिसकर्मी देहात क्षेत्रों में, तहसील और ब्लॉक क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जिसमें जलालाबाद, मीरानपुर, कटरा, तिलहर, पुवाया में ट्रैफिक पुलिस मेन चौराहों पर तैनात किए गए हैं, जो कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और जाम की समस्या से निजात दिलाने का काम करेंगे। ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर तैनात होने से जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधरी है तो वहीं जाम की समस्याओं से भी निजात मिलती दिखाई दे रही है। आरएन टीवी के लिए शाहजहांपुर से अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल खास बुलेटिन में बस